हेलो फ्रेंड्स, शैक्षिक मूल्यांकन के अपने लास्ट वीडियो में हमने मूल्यांकन के विविध प्रकार हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मौखिक परीक्षा के बारे में पढ़ लिया था। हम अपने आज के वीडियो में लिखित परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे और साक्षात्कार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बात है कि आप लोग कमेंट में कहते हैं कि सर साइंस पढ़ाइए, सर कंप्यूटर की क्लास लीजिए, सर सोशल साइंस की क्लास लीजिए। देखिए, क्लास सारी हम ही लोगों को लेनी है, ठीक है? अब जिसकी सोशल साइंस वीक होती है वो कहता है सर सोशल साइंस की क्लास लीजिए, जिसकी साइंस वीक है वो कह रहा है साइंस की लीजिए, किसी की मैथ वीक है तो वो कह रहा है कि मैथ की क्लास लीजिए। देखिए, सारी क्लास लेनी है हम ही लोगों को, लेकिन 2 लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? आप समझिए उस चीज़ को। तो बस जो आ रही है वीडियो आप पढ़ते रहिए, जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोर्स आपका हो जाए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखित परीक्षा के बारे में। वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन अधिक है। मौखिक बात की अपेक्षा लिखित बात अधिक स्थायी होती है। ठीक है, तो प्रेज़ेंट टाइम में आप देखते हैं कि मौखिक परीक्षा नहीं होती। ठीक है, हमेशा लिखित परीक्षा ही होती है, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो या कहीं बाहर हो। ठीक है, लिखित परीक्षाओं के माध्यम से ही ज़्यादातर मूल्यांकन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि मौखिक बात क्या है कि अभी तो आपने कुछ आंसर दिया है, थोड़ी देर बाद आपका आंसर बदल जाएगा। लेकिन जो लिखित बात होती है, वो ज़्यादातर स्थायी होती है। ठीक है? पत्र, निबंध, कहानी, संवाद, नाटक, उपन्यास, कविता आदि विधाओं में लिखने की कला पाठक को आकर्षित करती है। लिखित परीक्षा के लिए प्रश्नों के निर्माण में छात्रों की आयु, रुचि, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, लिखित परीक्षा में हम क्या करते हैं, जब भी प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो हम किन चीज़ों का ध्यान में रखते हैं? तो जो छात्र हैं उनकी आयु का ध्यान रखते हैं, उनकी रुचि और जो पाठ्यक्रम है उसका हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये लिखित परीक्षा के बारे में हो गया। अब लिखित परीक्षा के उद्देश्य क्या हैं? क्यों हम लिखित परीक्षा लेते हैं? ठीक है, मौखिक रूप से नहीं लेना चाहते, लिखित रूप से लेना चाहते हैं, क्यों? तो पहला ये है कि शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान कराने के लिए हम लिखित परीक्षा को लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम लिखित परीक्षा लेंगे तो बच्चा लिखेगा चीज़ों को, तो पता चलेगा कितना शुद्ध लिख रहा है, कितना अशुद्ध लिख रहा है, ठीक है? तो शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान होता है इससे। दूसरा कि बच्चों के वर्णों की ठीक-ठाक बनावट लिखना सिखाना, ठीक है? कि बच्चे जो हैं वो वर्णों को सही से लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे, तो ये चीज़ सिखाने के लिए भी हम लिखित परीक्षा लेते हैं। तीसरा कि सुंदर लेख का अभ्यास कराना होता है, ये भी हो जाता है लिखित परीक्षा के आधार पे। फिर है कि वाक्य रचना के जो नियम है उनसे परिचित कराने के लिए भी हम लिखित परीक्षा लेते हैं, कि वाक्यों को कितने अच्छे से बना रहा है, क्या उसे उनके नियमों की जो वाक्य रचना है उसके नियमों की अता-पता है कि नहीं है, ठीक है? इसके लिए भी हम लिखित परीक्षा कराते हैं। फिर है कि विषय अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना, ठीक है? विषय के अनुकूल जो भाषा शैली है उसका बच्चा प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो ये सिखाने के लिए भी हम लिखित परीक्षा लेते हैं। फिर है कि अपने अनुभवों को लिखने की योग्यता विकसित करना, कि आपके जो एक्सपीरियंस हैं, आप उन्हें शब्दों में कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी लिखित परीक्षा कराई जाती है। क्योंकि कई बार आपको पता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता, लेकिन आप बना-बना कर लिखते हैं चीज़ों को। तो यही चीज़ है कि अपने अनुभवों को लिखने की योग्यता विकसित करना। ठीक है, तो ये लिखित परीक्षा के उद्देश्य हो गए। अब हम लिखित परीक्षा या अभिव्यक्ति का महत्व देख लेते हैं, कि लिखित परीक्षा या अभिव्यक्ति का महत्व क्या होता है? अभिव्यक्ति का मतलब यही होता है कि अपने विचारों को एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति कहलाता है। तो पहला पॉइंट है कि भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। अतः भाषा पर पूर्ण अधिकार करने की दृष्टि से लेखन कौशल का विकास आवश्यक है। ठीक है, आपको पता है कि भाषा के 2 रूप होते हैं, एक लिखित होता है और एक मौखिक होता है। लेकिन भाषा पर अगर आपको पूर्ण अधिकार करना है, तो इस दृष्टि से जो लेखन कौशल है, इसका विकास बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ मौखिक रूप से आप भाषा का यूज़ करते हैं, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि आपका भाषा पर पूर्ण अधिकार है, आपको लिखना भी वो चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, जिस भाषा में आपको पारंगत अगर माना जाता है, तो आपको बोलना और लिखना दोनों ही आना चाहिए। फिर दूसरा कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता परीक्षा है। लेखन के द्वारा बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। अगर हम प्रेज़ेंट टाइम की बात करें, ठीक है, जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, तो हमें पता है कि मुख्य विशेषता परीक्षा है। परीक्षा के माध्यम से हम ज़्यादातर मूल्यांकन करते हैं, ठीक है? इसलिए हम क्या करते हैं, लेखन के द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चों की जो योग्यता है, उनका मूल्यांकन करते हैं कि कितना अच्छा वो कर रहा है, उसके हिसाब से उसे ग्रेड देते हैं या नंबर देते हैं, ठीक है? तीसरा पॉइंट है कि बालक की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन लिखित अभिव्यक्ति द्वारा होता है, ठीक है? कि शैक्षिक प्रगति कितनी अच्छी हो रही है उसकी, प्रगति में क्या प्रोग्रेस है उसकी, तो ये जानने के लिए हम जब मूल्यांकन करते हैं, तो वो लिखित अभिव्यक्ति द्वारा ही होता है, ठीक है? मौखिक रूप से आप नहीं कर सकते मूल्यांकन। फिर फोर्थ पॉइंट है कि शिक्षण ग्रहण करते समय पठित सामग्री को संगठित करने, प्रश्नों का उत्तर तैयार करने, पाठ का सार लिखने, गृहकार आदि में लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप ये भी जो भी कार्य कर रहे हैं ऊपर, ठीक है, जो पढ़ने वाली सामग्री है उसे इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप लिख कर ही करेंगे। प्रश्नों के उत्तर अगर आप तैयार करेंगे तो वो भी लिखित रूप से ही करेंगे, मौखिक रूप से आप हर चीज़ नहीं कर सकते ना, कुछ चीज़ें ही आपको याद रहेंगी। ठीक है, आपको पाठ का सार लिखना है तो वो भी आप लिखित रूप में ही करेंगे, गृहकार करेंगे वो भी लिखित रूप में ही करेंगे। तो इसलिए लिखित अभिव्यक्ति बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे महत्व हो जाएँगे लिखित परीक्षा के। अब हम बात करेंगे साक्षात्कार की। तो मूल्यांकन के जो विविध प्रकार हम पढ़ रहे हैं,
उसमें पहले हमने पढ़ा मौखिक परीक्षा के बारे में, फिर हमने पढ़ा लिखित परीक्षा के बारे में, अब हम पढ़ेंगे साक्षात्कार के बारे में जिसे इंग्लिश में हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है? अब ये चीज़ क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग मूल्यांकन के विविध प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मौखिक परीक्षा के बारे में पढ़ लिया, लिखित परीक्षा के बारे में पढ़ लिया। अब इसी क्रम में हम साक्षात्कार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे इंग्लिश में हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है? तो देख लेते हैं। साक्षात्कार का अंग्रेजी रूपांतर इंटरव्यू है। ठीक है? तो साक्षात्कार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार अनुसंधान की कोई प्रणाली नहीं, अपितु आंकड़े प्राप्त करने का प्रभावशाली उपकरण है। ठीक है, अगर हम साक्षात्कार की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, तो ये कोई रिसर्च की कोई सिस्टम नहीं है कि हम इसमें रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। लेकिन ये क्या है, आँकड़े प्राप्त करने के लिए एक प्रभावशाली उपकरण है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से आँकड़े प्राप्त करते हैं, उससे जानकारी प्राप्त करते हैं कि उसे कितना किसी चीज़ के बारे में पता है। और ये इसमें साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य बातचीत एवं अंत्यक्रिया होती है। ठीक है? इंटरव्यू में सिर्फ़ 2 व्यक्ति होते हैं, कौन होता है? पहला साक्षात्कारकर्ता और दूसरा होता है उत्तरदाता। मतलब जो प्रश्न आपसे पूछेगा वो साक्षात्कारकर्ता कहलाता है और जो उत्तर आप दे रहे हैं, तो आप उत्तरदाता कहलाएँगे। ठीक है? 2 ही व्यक्ति होते हैं, इन्हीं के मध्य में ये बातचीत होती है। ठीक है? साक्षात्कारता कई भी हो सकते हैं, हो सकता है आपसे इंटरव्यू कई सारे लोग ले रहे हों। ठीक है? तो वो सारे साक्षात्कारकर्ता कहलाएँगे और उत्तरदाता इसमें एक ही होता है। ठीक है? साक्षात्कार विधि से छात्रों की समस्याओं एवं उनकी स्थितियों की जानकारी प्राप्त करके उन्हें उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। आजकल नौकरियों में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो साक्षात्कार विधि का यूज़ हम क्यों करते हैं? इंटरव्यू मेथड का हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है कि स्टूडेंट से हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो इससे क्या होता है, जो छात्रों की समस्याएँ होती हैं, उन्हें किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, कौन-सी चीज़ में वो बेहतर नहीं है, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों की हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है? तो छात्रों की जो समस्याएँ हैं, उनकी स्थितियों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, फिर उन्हें शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन हम दे सकते हैं, ठीक है? इसलिए हम लोग साक्षात्कार विधि का यूज़ करते हैं क्योंकि छात्रों की इसमें जो भी जानकारी है वो प्राप्त हो जाती है, ठीक है? उसके बाद उन्हें शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। और आजकल जितनी भी नौकरियाँ आ रही हैं उन सभी में इंटरव्यू रखा जाता है, ठीक है? क्योंकि इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है किसी की व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, ठीक है? तो आगे देख लेते हैं साक्षात्कार के बारे में। अब हम देख लेते हैं साक्षात्कार का उपयोग एवं महत्व, ठीक है? क्या इम्पोर्टेंस है, क्या यूजेज़ हैं इंटरव्यू के? तो पहला पॉइंट है कि लोग लिखने की अपेक्षा बात करना अधिक पसंद करते हैं, ठीक है? कि आज के टाइम में भी अगर आप देखें कि लोग जो होते हैं, वो लिखने की अपेक्षा बात करना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि सिंपल होता है, सीधा-सीधा आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, वो अपने बारे में आपको बता देंगे, ठीक है? उनको कितना पता है किस चीज़ के बारे में वो बता देंगे, ठीक है? लिखना सभी पसंद नहीं करते और आप हर जगह लिखा भी नहीं सकते, ठीक है? हर जगह तो आप नहीं लिखित परीक्षा ले सकते हैं किसी की, ठीक है? दूसरा है कि बच्चों, अशिक्षितों, भाषा की कम जानकारी रखने वाले व्यक्तियों तथा असमान मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के लिए ये उपयुक्त है। ठीक है, देखिए लिखित परीक्षा सिर्फ़ आप उन्हीं की कर सकते हैं जो पढ़े-लिखे हैं। ठीक है, जो अनपढ़ हैं, आप उनकी तो लिखित परीक्षा नहीं कर सकते ना। या जिसे भाषा की कम जानकारी है, ठीक है, उसके लिए भी आप नहीं कर सकते। या कोई असमान मस्तिष्क वाला है जैसे पागल व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, जिनका दिमाग सही से काम नहीं करता, मंदबुद्धि बालक, तो आप उनसे लिखित परीक्षा के माध्यम से उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। उनका मूल्यांकन आप साक्षात्कार विधि द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इंटरव्यू का ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और पॉइंट्स देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है कि साक्षात्कार की तकनीकी जो होती है वो लचीली होती है। यह आवश्यकता के अनुसार प्रश्नों में बदलाव कर सकता है। मतलब जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो उसकी जो तकनीकी काफ़ी लचीली है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उसमें। ठीक है, वो जब भी चाहे तो आपके अनुसार प्रश्नों में चेंजमेंट कर सकता है। ठीक है, अगर उसे लगता है कि आप अच्छे से आंसर दे रहे हैं तो हार्ड भी कर सकता है क्वेश्चन। अगर लगता है कि नहीं सिंपल क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए तो वो सिंपल कर सकता है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर हाथ में रहता है। ठीक है, वो चेंजमेंट कर सकता है। लेकिन लिखित परीक्षा में क्या है, जो क्वेश्चन आ गया आपको उसी का आंसर देना ही देना है। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि इसका प्रयोग विद्यार्थियों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श देने हेतु तथा शोध अध्ययनों में एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि क्यों हम साक्षात्कार लेते हैं, क्यों इंटरव्यू का इतना महत्व है, तो इसका उपयोग हम किसमें करते हैं? पहले तो जो विद्यार्थी हैं, उन्हें शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा कि जो रिसर्च वगैरह होती हैं, उसमें एक उपकरण के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बहुत सही है। ठीक है, तो ये सारे महत्व हो जाएँगे। तो हमने महत्व देख लिए साक्षात्कार के। अब हम साक्षात्कार के प्रकार देख लेते हैं। तो साक्षात्कार जो इंटरव्यू होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है? संरचना के आधार पर ये बाँटे गए हैं और संरचना के आधार पर साक्षात्कार कितने प्रकार का है तो 2 प्रकार का है। पहला है संरचित साक्षात्कार या मानकीकृत। ठीक है? मानकीकृत साक्षात्कार कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी कह सकते हैं। ठीक है? तो संरचित साक्षात्कार या मानकीकृत साक्षात्कार क्या होता है इसे देख लेते हैं। इसमें उद्देश्य के आधार पर प्रश्नों का चयन साक्षात्कार होने से पूर्व ही कर लिया जाता है। मतलब ऐसा इंटरव्यू जिसमें हम प्रश्नों का
चयन है पहले ही कर लेते हैं, ठीक है? इंटरव्यू लेने से पहले ही हमें पता होता है कि हमें कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है? तो हम ऐसे प्रश्नों का चयन पहले ही कर लेते हैं, ऐसा इंटरव्यू। इसमें सभी विषयों या साक्षात्कार के लिए प्रश्न वही रहते हैं, परंतु प्रश्न के पूछने का क्रम जो है वो साक्षात्कारकृत के उत्तरों पर आधारित होता है, ठीक है? तो इसमें क्या है, जो भी विषय शामिल किए जाते हैं, ठीक है? तो साक्षात्कार के प्रश्न तो वही हम रखते हैं, लेकिन उनका क्रम ऊपर-नीचे कर सकते हैं। जैसे सामने वाला आंसर दे रहा है, तो उसके अनुसार हम प्रश्नों को ऊपर-नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रश्नों का जो चयन है, वो हम पहले ही कर लेते हैं, ठीक है? हमें पता है कि हमें कौन से उद्देश्य के लिए हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है? जैसे कि क्या है कि हमें किसी ऑर्गेनाइज़ेशन से रिलेटेड इंटरव्यू लेना है, तो हम उससे संबंधित ही प्रश्न पूछेंगे और इसलिए हम ऐसे प्रश्न सारे पहले ही लिख लेते हैं कि हमें कौन से प्रश्न पूछने हैं, ताकि जो उद्देश्य है वो हमारा पूरा हो सके। तो ऐसा जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, वो क्या कहलाएगा? संरक्षित साक्षात्कार या मानकीकृत साक्षात्कार कहलाएगा। ठीक है? क्लियर हो गया होगा? फिर जो दूसरा टाइप आता है वो है असंरक्षित साक्षात्कार या अमानकीकृत साक्षात्कार। ठीक है? इसे अनस्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हैं। इसमें साक्षात्कार के समय ही प्रश्नों को आवश्यकता अनुसार निर्माण या चयन किया जाता है। अब इसमें क्या है कि हम जब हम इंटरव्यू लेते हैं, उसी टाइम प्रश्नों को बनाते हैं, ठीक है? पहले से हम प्रश्न कोई लिख कर नहीं लाते कि हमें यही प्रश्न पूछना है। इसमें साक्षात्कारकर्ता को परिस्थितिजन्य प्रश्नों को पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जैसे परिस्थिति है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप पहले से प्रश्नों को बनाकर लाएँगे, आपको बस वही पूछने हैं, चाहे कैसी भी हालत हो, वो बता पा रहा हो, चाहे सामने वाला आंसर दे पा रहा हो या ना दे पा रहा हो। ठीक है? तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, आप क्वेश्चन्स को पूछ सकते हैं। ठीक है? पहले से आप कोई प्रश्न को बनाकर नहीं ला रहे। ठीक है? तो ये दोनों टाइप हो गए साक्षात्कार के। अब हम साक्षात्कार के गुण देख लेते हैं कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं इंटरव्यू की। तो पहला तो ये रहता है कि सूचनाओं की हमें प्राप्ति हो जाती है। ठीक है? जो हम सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, हम उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, हमें सूचनाएँ प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा कि हमें गहन अध्ययन करने को मिलता है। ठीक है? हम अच्छे से गहन अध्ययन करते हैं चीज़ों का, फिर हम प्रश्न बनाते हैं, फिर हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है? तो अच्छा खासा रिसर्च वगैरह हो जाती है। तीसरा कि अतीत की घटनाओं का भी अध्ययन हो जाता है। जैसे कि क्या किसी का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपसे अतीत से संबंधित जो प्रश्न हैं, वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है? तो उसके अतीत में उसने पहले कहाँ जॉब की, क्या किया, ठीक है? उसके बारे में अगर किसी जॉब से निकाला गया, उसने क्यों जॉब छोड़ी, तो ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है कि विषम घटनाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं, मतलब जो उस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, आप अदर से भी क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं, ठीक है? अलग इधर-उधर का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये साक्षात्कार के गुण होते हैं। अब साक्षात्कार के दोष देख लेते हैं कि इंटरव्यू के दोष क्या होते हैं। तो पहला तो यही है कि साक्षात्कारकर्ता पक्षपातपूर्ण हो सकता है। हो सकता है वो किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दे, वो भले ही आंसर सही ना दे लेकिन उसे अच्छे से अच्छे मार्क्स दे दे, ठीक है? या जॉब दे दे कंपनी में, उसकी शक्ल देख के आप जॉब दे दे, लेकिन आपको रिजेक्ट कर दे, ठीक है? तो पक्षपातपूर्ण हो सकता है। दूसरा कि उत्तरदाता की असंतुलित उत्तर का कारण उसमें संवेग का उतार-चढ़ाव भी हो सकता है। हो सकता है कि जिस समय आप इंटरव्यू देने गए, ठीक है? आप अच्छे से आंसर को नहीं दे पाए, जो आपके संवेग हैं, उनमें उतार-चढ़ाव होता रहा या आप उस समय मान लीजिए बीमार थे या कुछ भी था, ठीक है? आप सही से आंसर नहीं दे पाए। तो फिर जो रिज़ल्ट होगा वो आपके फ़ेवर में नहीं होगा, ठीक है? तो ये भी एक दोष रहता है साक्षात्कार का। तीसरा है कि साक्षात्कार के समय उत्तरदाता कभी-कभी अपने वास्तविक विचारों को व्यक्त नहीं करता, जिससे सही सूचना नहीं मिल पाती। अब मान लीजिए किसी प्रोडक्ट आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, उसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं कि लोगों को कैसा लग रहा है, तो जैसा लोग आंसर देंगे आप उसी हिसाब से तो बताएँगे। अगर मान लीजिए कोई सही से आंसर ही नहीं दे रहा उस चीज़ के बारे में कि नहीं यार ठीक-ठाक है, कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा या आपने क्या पता आपने उसे यूज़ ही ना किया हो, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे पसंद नहीं आया। तो इससे क्या है कि जो जानकारी है वो सही आपको नहीं मिलेगी। ठीक है? तो ये सारे दोष हो जाते हैं साक्षात्कार के। ठीक है? तो दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली, लिखित परीक्षा के बारे में पढ़ चुके थे, मौखिक के बारे में पढ़ लिया था और साक्षात्कार के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।